हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं सीबीएसई मिड टर्म विषय हिंदी ए कक्षा 9वीं का। ये है 2022 से 2023 का। निर्धारित समय है 3 घंटे और अधिकतम अंक है 80। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर हम चलते हैं खंड क पर। अपठित गद्यांश पठित अंश है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया, आप वीडियो पॉज कर इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है, हड़प्पा में किसकी मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। इसका उत्तर है, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। आगे है नंबर 2, हड़प्पा के लोग किसे उर्वरता की देवी समझते हैं। तो इसका उत्तर है, हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते हैं। नंबर 3, हड़प्पा के लोग धरती की पूजा कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है, हड़प्पा के लोग धरती की पूजा उसी तरह करते हैं जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। आगे है नंबर 4, वैदिक सूतकों वे किसकी स्तुति है। तो इसका उत्तर है, कुछ वैदिक स्तूपों में पृथ्वी माता की स्तुति है। आगे है नंबर 5, सिंधु घाटी के लोग सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है, धोलावीरा के दुर्गे में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिले हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था। तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। आगे है नंबर 6, उपरोक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दे। तो इसका उत्तर है, उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक हड़प्पा है। आगे है खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न 2 का क, निम्नलिखित शब्दों को उचित प्रत्यय पहचानिए। बिछौना औना, घटिया अय्या। आगे है उचित उपसर्ग पहचानिए। प्रबल प्र, सम्मुख सम। आगे है ग, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। उत्सर्ग निर्धन, तो उत्सर्ग का क्या बन जाएगा, उत्सर्ग, उत प्लस सर्ग और निर्धन का निर प्लस धन। आगे घ, निम्नलिखित शब्दों को मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। 20वां, 20 प्लस वा, सुगंधित, सुगंध प्लस इत। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित विग्रह को का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। 4 औना का समूह। सबसे पहले 4 औना का समूह चवन्नी और दिग्गु समास। आगे है जीवन प्रयत आजीवन, अविभाव समास। खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा दंड समास। आगे है विद्या रूपी धन, विद्याधन कर्मधारय समास। आगे क्या है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आसमान में बादल छाए हुए हैं, विधानार्थक वाक्य। नंबर 2, आप फौरन चले जाइए, आज्ञार्थक वाक्य। नंबर 3, वाह प्रसन्नता की बात है, विस्मयादिक बोधक वाक्य। नंबर 4, आज शायद वह आ जाए, संदेहार्थक वाक्य। आगे है प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रत्युक्त अलंकार बताइए। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, यमक अलंकार। छोटी है गोरटी या अहीर की, अनुप्रास अलंकार। नंबर 3, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मकुल नवल रस गागरी, मानवीकरण अलंकार। नंबर 4, वृक्ष ताड़ का बढ़ता मानो नभ को छूना चाहता, उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है खंड ग। खंड ग है पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। बैलों के क्या नाम थे। दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। आगे आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुस शक्ति थी जिससे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उपरोक्त पंक्ति का आशय बिना बोले मन के भावों को समझते से है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे
एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनीभावों को समझ सके। ग हीरा मोती दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते थे। हीरा मोती दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रकट करते थे। आगे है प्रश्न 7। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चारों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। सर टॉमस हे की मृत पुत्री मेरी मैना की प्रिय सखी थी। दूसरा कारण यह रहा होगा कि हे मैना के घर आते रहे थे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपनी पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी। यह सभी कारण रहे होंगे कि हे के मन में मैना पर दया भाव उत्पन्न हुआ। नंबर 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो इसका उत्तर, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। आगे है नंबर 3, धोगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय वृद्ध वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसका उत्तर, उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। आगे है ग, हीरा मोती किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो इसका उत्तर है, हीरा मोती दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला करते थे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रकट करते थे। आगे है प्रश्न 8। निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर माँ की ईर्ष्या, ये है हमारी काव्यांश। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। उपरोक्त कविता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है यमराज की दिशा। आगे नंबर 2, कवि की माँ क्या जताती थी। तो इसका उत्तर है, कवि की माँ यह जताती थी जैसे उनकी इधर से रोज बातचीत होती हो, ईश्वर से रोज बातचीत होती हो। आगे है नंबर 3, कवि की माँ उसे क्या करने के लिए मना करती थी और क्यों। तो इसका उत्तर, कवि की माँ उसे दक्षिण दिशा में पैर करके सोने के लिए मना करती थी, क्योंकि उनकी माँ के अनुसार वह दिशा मृत्यु की है। आगे है प्रश्न 9। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए। कोयल की कूक सुनाकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता था जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। आगे है नंबर 2, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी तथा पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इसमें से वह कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करें, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। नंबर 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो इसका लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी और वह बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई थी। आगे है नंबर 4, जो कि क्या है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे वृक्ष के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है, बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को वृक्ष रूप में ही पूछा जाना उचित है, क्योंकि यदि हम इन्हें
विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। नंबर 5, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हो तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुतफल चुगते हुए। आगे है प्रश्न 10। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। फर्स्ट, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। राम स्वरूप जहां आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं, वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते हैं और अब एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति में समझौता करते। नंबर 2, लेखिका पहल अपनी नानी के बारे में क्या जानकारी रखती है? तो इसका उत्तर है पहल लेखिका अपनी नानी के विषय में केवल यह जानती थी कि वह पारंपरिक अनपढ़ और परदानशी महिला थी जिनके पति शादी के बाद तुरंत बैरिस्टर बनने के लिए विलायन चले गए और अब जब लौटकर आए तो विदेशी रीति रिवाजों से अपनी जिंदगी बसर करने लगे, परंतु इससे लेखिका के नानी के रहन सहन पर कोई असर न पड़ा। न उन्होंने कभी किसी इच्छा, आशंका या पसंद नापसंद को अपने पति पर जाहिर किया। आगे है खंड घ। तो देखो खंड घ में लेखन है, पत्र लेखन, निबंध है एंड जो हमारी कन्वर्सेशन होती है मैसेज राइटिंग वो है। ये मैं आप सभी को बोलूँगा नहीं, मैं आप सभी के लिए ये अभी दे देता हूँ। इसके साथ में इनके आंसर्स भी है, पूरा लिखे हुए हैं पैराग्राफ्स, आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट।